हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम अपने इस घटना चक्र के सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है। ये कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट सेपरेट डोमिनियन, इंडिया और पाकिस्तान जो है ये दो अलग अलग गणराज्य होंगे। ठीक है, पहले जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, उनके पास 3 ऑप्शन दिए गए कि या तो टू ज्वाइन इंडिया, टू ज्वाइन पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, so there are more than 560 princely states within the Indian territory, out of which most joined, whereas Hyderabad, Junagadh and Kashmir refused to join India। ठीक है, तो सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे है ना, उनमें से 560 जो रियासतें हैं उन्होंने भारत के साथ मिलना स्वीकार कर लिया, पर हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर इन तीनों ने रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो हैदराबाद था मिलिट्री एक्शन से जोड़ अपने अंदर मिला लिया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ जनमत संग्रह जो है रेफरेंडम करा करके, और कश्मीर थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह। तो लीगली जो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कश्मीर को ऐड किया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह यानी रेफरेंडर करा के वहां के लोगों की सहमति से, और हैदराबाद को मिलिट्री एक्शन मतलब सेना की सहायता से ऑपरेशन पोलो जो है वो इसके तहत आप देख सकते हो। तो महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने जो रूरल थे जम्मू एंड कश्मीर की, वो इंडियन टेरिटरी में जुड़ गए, और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट केम इनटू फोर्स इन 1950 वेंट टू अ स्टेप फर्दर। ठीक है, तो जो हमारा 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया उसमें एक स्टेप वो और आगे जा गया। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि पार्ट ए वाज कंप्रोमाइज्ड ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस विच हैड अ गवर्नर एंड लेजिस्लेचर। तो जो पहला शेड्यूल है पार्ट ए है इसमें, उसमें वो ब्रिटिश इंडिया और जो रियासतें हैं उनके बारे में है, जिसके सबके अपने गवर्नर थे और उसमें विधायिका थी। ठीक है, पार्ट बी जो है comprised of former princely states governed by a राज प्रमुख। जो रियासतें थी उनमें जो राज प्रमुख हुआ करते थे उनके द्वारा शासित होता था। पार्ट सी जो है उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस गवर्न बाय चीफ कमिश्नर। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके साथ एक चीफ कमिश्नर भी रहे, मुख्य आयुक्त, जिसमें उपरांतों के चीफ कमिश्नर रहे। फिर पार्ट डी में क्या है, लोन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो अलोन टेरिटरीज हैं अंडमान और निकोबार वगैरह, वहां पे राष्ट्रपति के और उसके चीफ कमिश्नर के थ्रू ये प्रशासनिक सेवाओं का उपयोग होता था। ठीक है, तो और जो पार्ट सी था एंड पार्ट डी था दैट वर गो फ्रॉम बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिटी। तो पार्ट सी और पार्ट डी है जो वो केंद्र शासित प्रदेश बनने के उसमें चले गए। जो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 है वो कहता है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, एंड इट शैल बी अ यूनियन स्टेट्स रादर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, फॉर द एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, तो नए राज्यों का बनना उसके बारे में कहता है। फिर
आर्टिकल 3 जो है वो कहता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो आर्टिकल जो 3 है वो संसद को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी राज्य की बाउंड्री बदल सकता है, उसके सीमाओं का अंकन कर सकता है और कोई भी नया सीमा जो है वो अपने में मिला सकता है। तो इसमें अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 में आर्टिकल 368 के तहत पावर मिलती है और अभी प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। एसके धार कमीशन 1948 ने कहा कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंस्टेड ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो एसके धार कमीशन जो था उसने कहा कि जो प्रशासनिक सुविधा है उसके अनुसार ही मतलब स्टेट जो राज्य हैं उनका विभाजन होना चाहिए, ना कि भाषाई रूप से भाषा के आधार पर। ठीक है। सो इन 1948 जेबीपी कमिटी जो है वो कहती है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कांग्रेस टू स्क्रूटिनाइज द रिकमेंडेशन ऑफ एसके धार। ऑन दिस कमिटी इंक्लूड जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। तो जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, फिर वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जेबीपी कमेटी। तो ये एसके धार कमेटी के रिकमेंडेशंस को चेक करने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए देखने आया। ठीक है। पर committee in its report presented in April 1949 officially rejected the demand for organization of the state on linguistic basis. Although the demise of Potti Sriramulu after 56-day long hunger strike forced the Indian government for the formation of Andhra Pradesh on the linguistic basis in October 1943. तो जो जेवीपी कमेटी थी ये बिल्कुल एसके धार कमेटी को स्क्रूटनी करने के लिए आई थी, उसमें देख रेख करने आई थी, पर कुछ बातों से सहमति भी हुई और जो लिंग्विस्टिक भाषाई रूप से जो राज्यों का विभाजन है वो न करने के वो पक्ष में थी। पर तभी ये घटना घटी और आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्रीरामुलु नाम का एक व्यक्ति था जिसने 56 दिन के मतलब आमरण अनशन के बाद अपना मतलब देह त्याग कर दिया और उसके तहत सरकार जो है दबाव में आ गई और आंध्र प्रदेश जो थे वो आंध्र प्रदेश जो पहला राज्य ऐसा बना जो भाषा के आधार पर विभाजित हुआ। ठीक है। तो अक्टूबर 1953 में पहला राज्य बना ये आंध्र प्रदेश। ठीक है। सो आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया formed on the linguistic basis. The state organization commission under the chairmanship of Fazal Ali was constituted for the formation of new state in 1953. Two other members of commission were K.M. Munshi, K.M. Panikar, and H.N. Kunjuru. फिर उसके बाद फजल अली कमीशन आता है। ठीक है। इसके बाद और वो भी राज्यों के गठन के लिए आता है और उसमें 2 मेंबर थे के.एम. पनीकर और एच.एन. कुंजरू। सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ फॉर्मेशन वर इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956। और जो भी कुछ नए रिकमेंडेशंस थे, नए जो उसमें सहमति थी वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन राज्य रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट 1956 है उसमें। ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इंडिया कंप्रोमाइजेस 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। सही है। इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो ये दोनों सही है। आंसर बोथ। बाय विच नेम एंड नेम्स इज आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत एंड इंडिया ये दो चीजें मेंशन की गई आर्टिकल 1 में। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है। नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट बट अ यूनियन ऑफ स्टेट बिकॉज द स्टेट्स आर नॉट empowered to secede। तो आप अलग नहीं हो सकते केंद्र से। ठीक है। आर्टिकल 1 ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, the territory of India shall comprise one state to union territory, such other territory as may be acquired, the names and territory of states having specified in the first schedule। तो पहले शेड्यूल में ये दिया गया है। ठीक है। पहला जो शेड्यूल है। सो
इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो भारत में पावर की बात जो है वो आर्टिकल 3 में है, ठीक है। और बदलाव की बात किस में है? आर्टिकल 2 में। बाउंड्री बदल सकते हैं, कोई राज्य को ले सकते हैं, कोई विदेशी राज्य, विदेशी कोई देश है, कोई वो भारत में मिलना चाहता है तो वो आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर टू कार्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो नया बना सकता है। Which of the following is empowered to alter the boundary of state under the Constitution of India? That is Parliament. Who among the following has the executive power to admit a state in the union or establish a new state? तो ये Parliament है। Power to include admit any state into Union of India given to Parliament. Same question है सारे। Which of the following is not correct in the matter of formation of new state? Parliament may by law form a new state. ये भी गलत है। Such law shall contain provision for the amendment of the first schedule and the first schedule of constitution। तो ये भी गलत है, लॉ नहीं होगा। Such law shall be deemed to be an independent of the purpose of 368। हाँ ये सही है। आर्टिकल 368 जो है वो संसद को पावर देता है, शक्ति देता है कि वो राज्यों के विभाजन, राज्यों के सीमाओं का आकलन करे, सीमाओं का बदलाव कर सकता है। पार्लियामेंट by law with a simple majority form a new state with no special procedure as in the case of amendment to the constitution is required according to article 4 clause 2। such law shall not be deemed to be an amendment to the constitution for the purpose of article 368। ठीक है, तो constitution creation of new state requires a simple majority। a bill for purpose of creating a new state in India must be passed by a simple majority। ठीक है। India is not union। Union Parliament has the power to alter the area, boundary and name of any state even without its consent। तो इंडिया इज नॉट अ यूनियन, ये तो गलत है भाई। इंडिया इज इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, पहले ही बोला गया आर्टिकल में, तो ये तो पहले गलत हो गया। ए इज फॉल्स पर आर इज ट्रू, ये सही है। ठीक है, तो कंसेंट ऑफ स्टेट रिक्वायर्ड फॉर अल्टरिंग। ठीक है, अब यहाँ प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यू ऑफ द कंसर्न लेजिस्लेचर ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, ये सही है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल कंसर्न। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, नहीं ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है, पर ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। आंसर इज बी। Which of the following pair is not correctly met? Equality before law guaranteed to the both citizen and non-citizen। सही है। Equality of opportunity in public employment guaranteed only to Indian citizens। हाँ ये सही है। Creating new state, power of parliament, ये भी सही है। Altering the name of a state, power of state legislation, नहीं ये तो parliament के पास है, तो आंसर इज डी। Which among the following is not a constitutional provision for the formation of new states? State Which of the following is not possible by a law of parliament under article 3 of the constitution? That is admission of new state। So the term union of state has been used in the constitution because Indian states have no right of separation। हाँ सही है। इसके तहत कमीशन हैज गिवन प्रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉन्सिलिएशन। हाँ ये भी सही है। कांग्रेस कमिटी इंक्लूडिंग जेवीपी एंड वाज नॉट इन फेवर ऑफ रिओर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये भी सही है। तो ये तीनों सही है। ठीक है, फिर बाद में वो जो 56 दिन का आमरण अनशन कर लिया था पोट्टी श्रीरामुलु ने, उसके बाद मजबूर होकर के सरकार ने आंध्र प्रदेश को भाषा के तौर पर उसको अलग किया। विथ रेफरेंस टू फेडरल सिस्टम इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकर्ड? स्टेट्स हैव नो राइट टू सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है। Just adversary of a succession will have the protection for freedom and expression। नहीं only one। अब यहाँ पे ये कह सकते हो कि जैसे हमने कहा ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन हो गया तो आप अलग नहीं हो सकते हो। पर दूसरा स्टेटमेंट आप देखो क्या कह रहा है, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है? कोई देश की
अखंडता है उस पर अगर चोट कर रहा है, क्योंकि कोई अगर देश किसी से अलग हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसके अखंडता पे चोट है ना, तो ये तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, है ना, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत होता है। हाउ मेनी स्टेट एंड यूटीज डिड द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्रिएट इन 1956? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी जो थी वो 1956 के जो राज्य के जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था एसआरसी के तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है, ये सेम वही पे है 14 राज्य। नंबर ऑफ इंडियन स्टेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना विल बी 28, ठीक है। हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी आर देयर इन इंडिया? तो अभी टोटल 8 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? गोवा नहीं है, गोवा एक स्टेट है। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। By which constitutional amendment Delhi was given the status of national capital region? तो 69th अमेंडमेंट एक्ट था। अब ये देख सकते हो कि ईयर ऑफ क्रिएशन का कौन से ईयर में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल आ भी रहे हैं ईयर वाले। तो लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो आप स्किप भी कर सकते हो अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बट अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो आप देख सकते हो कि जो गोवा है, गोवा जो पोर्टुगीज के जो भी सेंटर्स थे पोर्टुगीज के, तो आप उन्हें पहले चेक करो। तो पोर्टुगीज वाले जो हैं वो देखो, पोर्टुगीज में आप लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप को पहले देखो, लक्षद्वीप 1956 में, फिर दमन एंड दीव 1961 में, फिर चंडीगढ़ जो है सबसे लास्ट में होना चाहिए, चंडीगढ़ 1966, ठीक है, एंड दादरा नगर हवेली 1962। तो आंसर क्या होगा हमारा? तो लक्षद्वीप जो है 1956, तो ए का 4, ठीक, बी का 1, तो बी का ए का 4 एंड बी है दमन एंड दीव, दीव का 62, सॉरी, बी का 3, हाँ, तो आंसर इज बी। Which of the following pair is not correctly matched in terms of power of the President of India to make regulation for certain union territory under Article 240? तो आंसर इज 241 क्लॉज सी, सब क्लॉज सी पुडुचेरी, ये नहीं करेक्ट है, ठीक है। इसमें आर्टिकल 240 deals with the power of president to make regulation to certain union territories. The president make regulation of this, इसमें क्या अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव जो है, इसको ये आर्टिकल 240 के तहत करता है। और 241 ई जो है डील्स विद पुडुचेरी, ई जो है वो पुडुचेरी से है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू मेक रेगुलेशन रिगार्डिंग द फॉलोइंग, तो रिकमेंडेशन ये गोवा दमन दीव नहीं होगा, ये सबसे पहले काटो आप, पुडुचेरी से हो सकता है 1 to 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? दादरा नगर हवेली फ्रेंच कॉलोनियल, नहीं, दादरा नगर जो थी वो पोर्तुगीज का रूल था यहाँ पे, दादरा नगर हवेली। सिक्किम बिकम स्टेट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 35th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, सिक्किम बिकम 35th। Which of the following statement about Sikkim are to select the correct answer from the following? 1, 2 and 3, ठीक है, ये तीनों हैं इसमें सही। सिक्किम बिकम 35 1975 में हुआ था। Following constitutional amendment integrates Sikkim as a full-fledged state of India. It is 36. Mizoram has been granted the status of a state by the which of the following constitutional amendment act? 53rd मिजोरम बना था, ठीक है। Arunachal Pradesh capital is named after the Pradesh and fort, and the state has 2 national parks. State given the basis of constitutional amendment, initially part C state is become the central national state, and later attained the status of full-fledged state. तो जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 सही हैं। कैपिटल ऑफ अरुणाचल ईटानगर एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द ईटा फोर्ट। तो
ये अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल थी ईटा फोर्ट जो है उसी के नाम पे है। A separate Bananchal carved out of Bihar can be possible by none of these. Consider following state and then these तो पहले गोवा, झारखंड और तेलंगाना। तो तेलंगाना देखिए आप सबसे लास्ट में होगा। तेलंगाना जो है आप ये देखो, आपको देखना होगा तेलंगाना जो है वो सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट में 2 पे आ रहा है ये 2 ऑप्शन में, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब इसमें आपको देखना है कि जो 4th है हरियाणा, हरियाणा इसके बाद 2 के बाद 3 होगा, क्योंकि सन 2000 में ये हुआ था और 2000 तेलंगाना जो है शायद 2014 में हुआ है शायद। हाँ, तो 2 के बाद जस्ट 3 होना चाहिए। तो आंसर इज बी। अब यहाँ पे भी देखो सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, झारखंड से, तो ये देखो मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है यहाँ से। तो पहले सबसे नंबर पे क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा कि छत्तीसगढ़ आएगा कि झारखंड, सिक्किम। तो देखो सन 2000 में 3 राज्य थे जिनको अलग किया गया। पहला नंबर पे उत्तराखंड है, उत्तरांचल यूपी से अलग किया गया। फिर उत्तराखंड के बाद झारखंड, झारखंड बिहार से अलग किया गया और फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इसमें डेट हमें देखना पड़ेगा आगे पीछे क्या है, पर इतना जाने रहो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है जो आसपास रहेंगे, ठीक है। तो 1 और 3 जहां साथ में दिखे वो मान लो यही आंसर है हमारा, ठीक है। बाकी हमें आता ही नहीं, तो मान लो सिक्किम 1975 में हुआ था, हमें पता ही है 35th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो पहले नंबर पे आएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश था 1987 में, ठीक है। तो ये थोड़ा एलिमिनेशन है जो हम यूज करते हैं, एक नई टेक्निक होती है। Which one of the following is the correct chronological order of the formation of following state as full state of Indian Union? तो इसमें नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये इसका है करंट क्रोनोलॉजिकल ईयर। नागालैंड 1963, हरियाणा 66, सिक्किम 75, अरुणाचल 1987, ठीक है। छत्तीसगढ़ केम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर सन 2000। जैसे मैंने बताया आपको कि सन 2000 में 3 स्टेट थे। अब ये दिसंबर में था उत्तराखंड सन 2000 के, नवंबर 9 2000 में, और ये हुए, ठीक है, 27th स्टेट। झारखंड भी इसी में देखो आप आएगा सन 2000 में। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 जो थे सन 2000 में बने थे। The following states were created after 1960 arranged them in ascending order. असेंडिंग और डिसेंडिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, नीचे से ऊपर आना, नीचे से ऊपर जाना, और डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे आना। तो क्रोनोलॉजी में आप देखोगे असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कह रहा है, तो जो पहले सबसे पुराना होगा वो पहले आगे आएगा, ठीक है। तो नागालैंड पहले आएगा, फिर उसके बाद हरियाणा आएगा 1966 में, फिर सिक्किम, सॉरी फिर मेघालय, फिर सिक्किम। तो 3142, 3142। Identify the word chronological order in which the following state were created in India after the code given below. तो इसमें 1 3 2 4 है, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट उठा के पूछ लेता है। तो ये देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है ना, RO 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, और सेम क्वेश्चन देखो ISP 2007, सेम क्वेश्चन देख लो। तो वही बात है, डायरेक्ट उठा करके पूछ लेते हैं। तो घटना चक्र लगाने का यही फायदा होता है कि हमें क्वेश्चंस कहाँ किस एग्जाम में रिपीट हुए हैं ये पता चल जाता है, ठीक है। देखो सेम उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी है, आंसर डी होगा। सेम वही क्वेश्चन है ना। तेलंगाना 2014 में था, तो सी का 4 होना चाहिए, सी में 4 2 जगह है। और सिक्किम 1975 में टी का 3 है ना, डी का 3, सी का 4, तो आंसर बी होना चाहिए। नागालैंड 1962, झारखंड सन 2000, तो
तो ठीक है, आंसर इसका बी होना चाहिए। 62 लिख दिए हैं, या 63 होना चाहिए, बट अगर आयोग माने तो हो सकता है अगर इसको डिलीट कर दिया होगा। Consider the following statement is the states of India and arrange them in a correct chronological order, starting from earlier to the last. तो सबसे पहले नागालैंड, फिर उसके बाद पंजाब 1963, 66, 66 में पंजाब और हरियाणा, फिर 1987 और 1975। ठीक है, तो ए 3142, तो 3142। Which of the following state of India was formed in 1948? 48 में तो कोई फॉर्म नहीं हुआ था, क्वेश्चन ही गलत है ये। One of the following is incorrect. The state of Mysore was renamed as Tamil Nadu. इनकरेक्ट है, मैसूर कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ नाम, कर्नाटका मैसूर बना है। कमीशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 1956 में। लैंग्वेज पे शायद 53 फजल अली कमीशन जो थे एचएम के बाद 56 पास था। तो ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है। फजल अली कमीशन, के टी शाह, के एम पनीकर, सीतारामैया, एच एन कुंजरू। फजल अली कमीशन में सिर्फ दो लोग थे, कौन कौन? एच एन कुंजरू, के एम पनीकर, 2 और 4। ठीक है, each of the following member of state reorganization commission formed by Indian government in 1953। सी, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में जो प्रीलिम्स था उसमें ये क्वेश्चन था। Which of the following was not the member of reorganization commission which formed in 1953 and the whole recommendation were taken into account for the per state reorganization act 1956? तो ये था पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी कमेटी। After independence of the Indian state reorganization of the linguistic basis formed in 1956। 56 आंध्र प्रदेश था पहला राज्य जो बना भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश 1953। तो सही है, हाँ पहला तो सही है। स्प्लिटिंग ऑफ बॉम्बे, ये गलत है, पार्लियामेंट नहीं था, ये सही है। तो आंसर इज 1 and 3। In which year were the state organization on the commission of state commission 1953 में पारित हुआ? ये क्वेश्चन तो गलत है। Which of the following statement is are correct? तो इसमें after the Nagpur session the Congress the provincial Congress committee were constituted by linguistic basis। नहीं, ये तो गलत है। 1948 Congress rejected the demand for formation of provincial linguistic basis। ये भी जो था ये सही है, ये भी सही है। ठीक है, विजय राघवाचार्य नागपुर सेशन में। ठीक है, 1920 में कांग्रेस कमेटी जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए। तो ठीक है, डी पे आंसर। अब सिटीजनशिप के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। Which of the following questions of India find a province relating to citizenship? तो पार्ट 7 में क्या है? 5 to 11 सिटीजनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। ठीक है, कितना है? 5 से 11 तक। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, इसमें इंडिया इज करेक्ट। सिंगल सिटीजनशिप, डिपोजिशन मनी इन बैंक, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो हो चुका है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट करते हैं आज।
ये टॉपिक हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो था, स्टेट एंड टेरिटरी, हमारा छूट गया था, तो हमने फिर से उसको कंप्लीट किया। अभी हम वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम वाइस प्रेसिडेंट क्या है। तो आर्टिकल 63 जो है, जैसे प्रेसिडेंट हमारे देश में है वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट भी है, मतलब उपराष्ट्रपति भी। तो आर्टिकल 63 जो है 63 कहता है कि देयर शेल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। फिर 64 में कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो 64 कहता है कि जो राज्यसभा है उसका सभापति होगा उपराष्ट्रपति, while acting as the president or discharging the function of president. Vice president does not perform the duty of office of the president, chairman. लेकिन जब वो राष्ट्रपति की तरह शासन कार्य करेगा तब वो वहां पे सभापति बन के नहीं रहेगा। आर्टिकल 64 भी यही कहता है। He is not entitled to salary allowance payable to the chairman of Rajya Sabha but the salary allowance of the president. पर और हाँ, अगर वो वहाँ कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर ये राष्ट्रपति के जो अलाउंसेस है, अगर राष्ट्रपति की तरह कार्य करा तो राष्ट्रपति की तरह ही उन्हें सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे, ना कि राज्यसभा के मेंबर की तरह, ठीक है। He is elected by members of an electoral college consisting of members both elected and nominated of both houses of parliament. According to Article 66 Clause 1, the election of vice president is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote एंड द वोट इज डन बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो वही सेम राष्ट्रपति जैसा ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होती है, इसमें भी सीक्रेट बैलेट से इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं। और वाइस प्रेसिडेंट should have completed 35 years of age. He should be qualified by election as a member of Rajya Sabha mentioned in Article 63 Clause 3. Vice President shall draw salaries, तो सैलरी भी ड्रॉ करता है 4 लाख पर महीना, है ना, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है। और कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी इमोलमेंट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी, पर कॉन्स्टिट्यूशन कोई सैलरी फिक्स नहीं करता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा आधारित। एंड आर्टिकल जो 67 है ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल तक ये रहेंगे। फिर 67A कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड अंडर प्रेसिडेंट रिजाइन ऑफिस, तो प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67 क्लॉज बी, ही can be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by an absolute majority and agreed to by the Lok Sabha. एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात करते हैं कि मतलब सारे सदस्य होने चाहिए राज्यसभा के, और लोकसभा से एग्रीमेंट भी चाहिए। बट नो रिजोल्यूशन फॉर दिस पर्पस शैल बी रिमूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज, तो 14 दिन के अंदर नोटिस भी देना होगा, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट की टर्म और देख सकते हो कि कितने लोग अभी तक वाइस प्रेसिडेंट बन सके। तो सीपी राधाकृष्णन जो है वो अभी बने, जगदीप धनखड़ ने रिजाइन कर दिया था 2025 में, तो ये 15वें जो है व्यक्ति हैं, 15वें व्यक्ति हैं उपराष्ट्रपति में। और वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज comprising only elected member of both the houses of parliament, all the members of both the houses of parliament, only elected members of Rajya Sabha and state assemblies. तो स्टेट असेंबलीज तो अब तो इसमें मान लीजिए नहीं होंगे, है ना। तो आर्टिकल 61 जो है 66 कहता है वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डिंग्स विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसमें स्टेट असेंबली के लोग नहीं रहते हैं, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही होते हैं। According to Article 66, who among the following participate in the, तो all the members of both the House of Parliament, ठीक है, present elected by an electoral college consisting of members of both Houses of Parliament, there all the members of both the Houses of Parliament can participate, तो सारे members होते हैं क्योंकि स्टेट असेंबली वगैरह बुलाते नहीं है। पर प्रेसिडेंट के में अलग है, प्रेसिडेंट में दोनों के साथ साथ स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स भी इलेक्टेड। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बोथ ये दोनों के स्टेट असेंबलीज नहीं होती है, ओनली 1 and 2। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर 16th वाइस प्रेसिडेंट
इलेक्शन इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी मेंबर्स, तो कितने मेंबर्स थे? 788 मेंबर थे टोटल, आर्टिकल 66 के तहत। 233 इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, 12 नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड 552 तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 788 मेंबर्स टोटल, ठीक है। Consider the statement which of the following statement is accurate. Like the election of the president, the election of vice president is indirect. ठीक है, भी सही है। The member of state legislature may play an important role in the election of both. नहीं, सिर्फ प्रेसिडेंट में होता है, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होता है। तो ये क्या होगा? वन ओनली, ठीक है। इसका आंसर होगा वन ओनली। In order to be eligible for election, vice president person must be qualified for election. अपर हाउस, ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये दोनों कुछ इलेक्ट ऑफिशियल चेयरमैन भी होता है, इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड कॉल का मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस, ये भी दोनों सही है, तो बहुत सही होगा। ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट, और इसमें वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटेड नहीं, प्रेसिडेंट के नहीं होता है, ये इसका पूरा मतलब पार्लियामेंट के थ्रू होता है, ठीक है। आर्टिकल 66 के तहत इसका इलेक्शन होता है। जैसे Which of the following statement about the Vice President of India are not correct? In order to be Vice President, a person must be qualified for election as a member of House of Piper, ठीक है। A member of state legislature can, नहीं, ये तो नहीं होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। Can be removed through a form of impeachment, हाँ बिल्कुल, 1 and 4। With reference to election of Vice President, which is declared void by the Supreme Court of India, act done by him as a vice president before such a declaration is considered valid. The act done by him as a vice president on the day of such a declaration is not considered valid. नहीं, बिल्कुल वैलिड माना जाएगा भाई, ये तो गलत है, ये सही है। अगर वो अगर सीट पे बैठ गए तो फिर वो वैलिड माना ही जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, हाँ सही है। नो फॉर्मल इलेक्ट फंक्शन, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन प्रेसिडेंट बिल्कुल करता है उनके एब्सेंस में। एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रिसाइड फॉर इट्स रिमूव, सही है, चारों सही है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस ड्यू टू सम, देन व्हाट इज द ट्रू ऑफ सच ड्यूरेशन? वाइस प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे वो उनके बराबर ही होगा। तो यहाँ पे बस हाँ, चेयरमैन ऑफ काउंसिल नहीं बन के रहना है, इसमें आपको होल्ड करना पड़े, तो ये हटाना पड़ेगा, ये होल्ड करना नहीं पड़ेगा, इसको हटना पड़ेगा वहां से, काउंसिल ऑफ स्टेट वाली जगह से, ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो 2 and 3 सही। वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रिजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 67B में दिया गया। A resolution for the removal of Vice President of India can be proposed in Rajya Sabha only. Which one of the following is presided over by one who is not its member? Rajya Sabha. Among the 4 pairs given below, which one consists of a correct combination of dignitaries who become Vice President after having held a diplomatic post of ambassador and High Commissioner? तो इसमें जो है एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी ने ये किया था। The following has the held office of Vice President: मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये थे। फखरुद्दीन अली नहीं थे। नीलम संजीव रेड्डी, ये नहीं थे। शंकर दयाल शर्मा थे। तो 1 and 4, so 1 and 4। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ना, वो राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। फॉलोइंग इटनरी इज नॉट करेक्ट, तो इसमें जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। एस राधाकृष्णन वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, राधाकृष्णन थे। द सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसारी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 12 में थे, आप ये देख सकते हैं।